मित्रों, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपका शरीर स्वयं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब जो हमारी सेल्स की डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो इस प्रकार से होता है कि यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए, कोई अमीबा आए या किसी और का हम गलत टिश्यू डाल दें मनुष्य के अंदर। आप सबने सुना होगा कि अगर गलत खून चढ़ जाए तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जो नई ब्लड सेल्स आई उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, रैपिड डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से आपके बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो हाइपर रिस्पॉन्स जो होता है, जो जरूरत से ज्यादा आपका एक्टिवेटेड हो जाता है इम्यून सिस्टम, वो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो नुकसान होता है वो मुख्य तौर से जोड़ों का होता है। शुरुआत होती है स्मॉल टू मीडियम साइज जॉइंट से, मतलब जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं हाथ के, उनमें शुरुआत होती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर महिलाओं में मिलती है। अगर हम मेल फीमेल रेशियो देखें, मतलब अनुपात देखें, तो 3:1 का अनुपात होता है महिलाओं और पुरुषों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो पहला तो मित्रों ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो हेरिडिटरी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको प्रीडिस्पोज करते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने के लिए। तीसरा एक रीजन हो सकता है मित्रों, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिस पे अभी रिसर्च जारी है, और वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो जो बच्चे की सेल्स होती हैं, बच्चे का जो डीएनए होता है या बच्चे का जो टिश्यू सेल्स होते हैं, वो माँ के ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहे होते हैं, उससे मिल रहे होते हैं। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो माँ के ब्लड सर्कुलेशन को बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन से अलग रखता है, दोनों के बीच में एक झिल्ली की तरह काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से काम नहीं करता है, कुछ सेल्स फिर भी मदर की बॉडी में आ जाती हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं, मदर की जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको एक तरह से सेंसिटाइज कर देती हैं उन पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए जो उस बच्चे के सेल्स में थी। अब 9 महीने बाद डिलीवरी हो गई, बच्चा तो निकल गया, लेकिन वो जो सेल्स थी जो सेंसिटाइज हो चुकी हैं वो बची हैं, और वो कई बार क्रॉस रिएक्ट करती हैं ज्वाइंट्स के साथ में। इसीलिए अक्सर देखा होगा आपने कि ये समस्या हमारी ऐसी माताएं बहनें जिनकी उम्र 30 से 40 साल के आसपास है उनमें ज्यादा होती है। शुरुआत छोटे छोटे जोड़ों से होती है। शुरू में जोड़ों में दर्द होता है, हल्की सूजन आती है, इसको हम लोग साइनोवाइटिस बोलते हैं। साइनोवाइटिस लंबे समय तक बनी रहे, जो केमिकल्स निकलते हैं जोड़ की झिल्लियों में से वो हड्डियों को अंदरूनी तौर से गलाना शुरू करते हैं, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, इस वजह से जोड़ टेढ़े होने लगते हैं और फाइनली हाथ इस प्रकार से हो जाता है। मित्रों, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द के साथ मरीज कंप्लेन करता है। ज्यादातर जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें अक्सर दोनों हाथ के जोड़ों में जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज जोड़, उनमें सूजन और दर्द रहता है। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इसे बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है इस बीमारी का। मतलब सुबह के समय यदि आप अपने हाथ से अपना, जैसे मैं बोलूं, एक पतली सुई नहीं उठा पा रहे हो, हाथ में इतनी अकड़न हो रही है, इसका मतलब आपको रोमेटॉइड होने की संभावना है, आपको इसकी जांच करानी चाहिए। छोटे छोटे जोड़ों के अलावा कई बार रोमेटॉइड बड़े जोड़ों जैसे कि घुटने के जोड़ और जो कमर का जोड़ है, कूल्हे का जोड़, इसको भी इन्वॉल्व करता है। हालांकि ये कम पाया जाता है, ऐसा होने का संभावना कम होती है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो रोमेटॉइड का पेशेंट अक्सर 30 से 40 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो होती हैं, और पुरुषों में कम पाई जाती है बीमारी। ज्यादातर जो बीमारी के लक्षण होते हैं वो छोटे छोटे जोड़ों में दर्द वाले होते हैं। कई बार अनएक्सप्लेन बॉडी एक भी हो सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है इसमें। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ऐसा बीमारी जिसमें आपका शरीर ही आपके लिए, आपके अपने जो जोड़ हैं उनके लिए टॉक्सिक केमिकल्स बनाता है जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। मतलब आपका शरीर ही खुद से दुश्मनी कर रहा होता है। इसकी कोई ठीक वजह ज्ञात नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये अभी भी एक पहेली है। लेकिन जो डिजीज प्रोसेस होती है, कहने का मतलब जो बीमारी की प्रक्रिया होती है, वो शुरुआत
साइनोवाइटिस से होती है। साइनोवाइटिस का मतलब जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनके चारों तरफ की जो झिल्ली है उसमें सूजन से होती है। जब झिल्ली में सूजन आ जाती है तो झिल्ली थोड़ी मोटी हो जाती है और झिल्ली में से कई सारे केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं, जिनको हम लोग इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, जो जोड़ों के ऊपर की कार्टिलेज होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको खत्म करने लगते हैं। कार्टिलेज यदि खत्म हो जाती है तो जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचना एक असंभव बात है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसे होगा किसे नहीं ये कोई नहीं जानता। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो अभी तक की रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो लोग जिनके माता पिता में किसी भी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पहले से है या जिन्हें SLE है, फैमिली हिस्ट्री जिनकी है, उनमें होने की संभावना अधिक होती है। यदि आप मुख्य रूप से सिर्फ बचाव कैसे करें इस बारे में समझना चाहते हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ये बता पाना कि किसमें होगी किसमें नहीं होगी हम कह नहीं सकते। तो बचाव जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल बाकी और बोन और ज्वाइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जिनमें बचने के लिए हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक एक्टिव लाइफस्टाइल और सही प्रकार का खान पान और जो फास्ट फूड है इससे बचना चाहिए। तो यही सारी चीजें इसमें भी करनी होती हैं। हाँ, यदि आपको लंबे समय से लगभग 3 महीने से जोड़ों में अकड़न हो रही है, सुबह उठते हैं तो हाथ में एकदम टाइटनेस रहती है, अगर मैं आपसे कहूँ सुबह के समय एक सुई उठाने के लिए तो आपकी ग्रिप इतनी नहीं रहती है कि आप उसको उठा पाएं। यदि आपको लगता है इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, क्योंकि रूमेटॉइड का कोई इलाज नहीं है। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो हड्डियों में परिवर्तन हो रहे हैं इसको डिले कर सकते हैं, मतलब इस बीमारी की गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसको होने से रोक नहीं सकते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, जिनमें सबसे पहले जो स्मॉल टू मीडियम साइज ज्वाइंट्स हैं दोनों हाथों के, दोनों रिस्ट के, इनकी जांच की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जो जोड़ की झिल्ली है हर जोड़ की, उस झिल्ली में कोई सूजन तो नहीं है, मतलब साइनोवाइटिस तो नहीं है, ज्वाइंट बॉगीनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई छोटा सा जोड़ के अंदर आपको कलेक्शन तो नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक्सरे करा के देखते हैं कि रूमेटॉइड से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड पेरिआर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया या बोन डिस्ट्रक्शन ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं मिल रहे हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग ESR कराते हैं, CBC कराते हैं, RA कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP कराते हैं। इनमें से जो मुख्य जांच होती है वो NTCCP टेस्ट होता है, एंटी साइटोलिनेटेड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होता है और यदि पेशेंट में पॉजिटिव है इसका मतलब उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक डिसऑर्डर तो होते हैं लेकिन उसमें NTCCP पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे मरीजों में हम लोग कुछ दिन के लिए जो रूमेटॉइड का ट्रीटमेंट है, डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड एजेंट्स, उनको दे के देखते हैं और उसके बाद यदि उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। साथ में हमें रूमेटॉइड मरीजों में एक बात और ध्यान देने वाली होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कुछ लोगों में ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो और भी एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो बॉडी के अदर सिस्टम्स में हो सकते हैं, जैसा कि अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम होना। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म। तीसरा, डायबिटीज। कई बार मरीज आता जोड़ों की समस्या लेके है, लेकिन यदि आपको पता है कि एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है तो आपको जो शरीर के बाकी अंग हैं उनकी भी जांच करा के देखनी चाहिए कि कहीं रूमेटॉइड का इन्वॉल्वमेंट उनमें तो नहीं हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं कह रहा हूं इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब आपको निराश होने की या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी का इलाज एक अलग चीज होती है और बीमारी का नियंत्रण एक अलग चीज होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज का क्या इलाज है तो आप कहेंगे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। आप डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस स्पीड से शुगर बढ़ रहा है और शुगर बढ़ने के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, यदि आप उनका नियंत्रण कर लें तो आप डायबिटीज पे कंट्रोल पा लेंगे। बिल्कुल वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड एजेंट्स के द्वारा। इनमें कई सारी मेडिसिन आती हैं, मुख्य रूप से सल्फासेलाजीन, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इन चीजों का इस्तेमाल होता है। मित्रों, जो भी रूमेटॉइड की दवाइयां
जो हम DMRADs बोलते हैं, एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन हैं, सबके अलग अलग अपने साइड इफेक्ट होते हैं। एक रूमेटॉइड मेडिसिन है जिसको हम लोग लेफ्लुनोमाइड कहते हैं। लेफ्लुनोमाइड 20 मिलीग्राम दी जाती है, लेकिन लेफ्लुनोमाइड देने से पहले या देते वक्त व्यक्ति के लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा हुआ है कि लेफ्लुनोमाइड देते रहे और लीवर का टेस्ट नहीं कराया, लीवर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। लेफ्लुनोमाइड की वजह से एक्यूट हेपेटिक फेल्योर हो सकता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी दवा मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट दवा जब आप देते हैं लंबे समय तक तो वीकली देनी होती है। शुरुआत 7.5 मिलीग्राम वीकली से करते हैं, उसके बाद डोज बढ़ा सकते हैं। मीथोट्रेक्सेट के साथ में हम एक रीनल फंक्शन टेस्ट का और जो हिमेटोपोइसिस है CBC ये देखते रहना चाहिए। कई बार मीथोट्रेक्सेट देने की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है जो मरीज के लिए घातक हो सकता है। मित्रों, इनमें से कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि मतलब मरीज की जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, DAS स्कोर या जैसे हम बोलते हैं अमेरिकन रूमेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का जो स्कोर है, यदि वो बहुत ऊपर होता है, हर एक मरीज की स्कोरिंग की जाती है, यदि स्कोर ऊपर होता है तो उसके हिसाब से फिर हम उसमें 2 ड्रग 3 ड्रग इस्तेमाल करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज यदि आपका चल रहा है तो आपको भोजन में ऐसे तत्वों को लेना चाहिए जिसमें विटामिन D प्रचुर मात्रा में हो, आयरन प्रचुर मात्रा में हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी अक्सर कम बना रहता है। तो यदि आप भोज्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में नहीं लेंगे, आयरन आपको नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है या फिर गुड़ से मिल सकता है। मित्रों, जैगरी या गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कुछ कर पाए आप तो जो लोहे की कढ़ाई होती है, अक्सर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए। तो जब आप भोजन उसमें पकाएंगे तो भोजन में जो आयरन की मात्रा है, लोहे की मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। विटामिन D के लिए आपको प्रचुर मात्रा में दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। चिकन मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, साथ में एग ले सकते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज होते हैं, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या जिसे मैं बोलूंगा एक इम्यून मेल फंक्शन है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी, इम्यून वर्धक जो चीजें होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो चीजें होती हैं, वो लेनी चाहिए। आंवला लेना चाहिए जिसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन A के लिए आपको पपीता लेना चाहिए। भोज्य पदार्थ यदि आप अच्छा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अच्छे लेते हैं, ताजे फल खाते हैं, तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा और इम्यून सिस्टम मेल फंक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। मित्रों, एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम डायबिटीज़ का यदि कंट्रोल कर लें, नियंत्रण पा लें, तो व्यक्ति का जो जीवन काल और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो लगभग वैसे ही होती है जैसे किसी साधारण व्यक्ति की होती है। तो आपका जीवन भी पूरी तरह से सुचारू रूप से आनंद में चल सकता है, निराश ना हो।